आज हम बात करेंगे अपने ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। गुरुजी का पहला क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वे संकेंद्रित थी। रमा was referring to attention, memory, problem solving and planning. She was focusing on ऑप्शन ए है पीयर प्रेशर यानी कि समूह दबाव पर, ऑप्शन बी है सामाजिक कौशलों पर, सोशल स्किल्स, ऑप्शन सी है सहयोगी कौशलों पर, कोलैबोरेटिव स्किल्स और ऑप्शन डी है संज्ञान पर यानी कि कॉग्निशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कॉग्निशन यानी कि संज्ञान पर। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। तो वे किस पर केंद्रित थी? संज्ञान पर। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना या फिर समझना। एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिसे विचारों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। तो सबसे पहले आपको संज्ञान के बारे में पता हो जाए। संज्ञान का मतलब क्या है? जानना या फिर समझना। ठीक है, ये बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिससे हम विचारों को प्राप्त करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में 1967 में किया था। अब इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ईवीएस की आपकी पेडागोजी है। ये आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, पर अच्छे से समझ कर जाइए क्योंकि ईवीएस की या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी थोड़ी सी हार्ड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आपाम, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, यानी कि आप ईवीएस के टीचर हैं और आपने क्या किया है कि बच्चों को वृक्षों की जो गिरी हुई पत्तियां, उनका जो आकार है, आपाम है, बनावट है, उसके आधार पर अलग अलग करने के लिए कहा है। तो ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक होने के नाते आपने ऐसा क्यों किया है? ऑप्शन ए है पत्तियों के विषय में समझ में वृद्धि करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों को अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए हमने एसवीआर के लिए ये योजना बनाई है, ये हमने एक्टिविटी करवाई है। दूसरा है अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि के लिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स। तीसरा है पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, नॉलेज अबाउट लीव्स। और चौथा है उससे अध्यापन में अमूर्त प्रमोद तत्व की वृद्धि, यानी कि फन एलिमेंट इज हर हिज टीचिंग। देखो, हम चाहते तो हैं कि बच्चे खुश होकर सीखें, पर हमारा मतलब ये नहीं होता कि बच्चे फ़नी करते रहें। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हम उसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से यानी फ़न के माध्यम से सिखाना तो चाहते हैं, पर हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है वो है बच्चों को सिखाना। ठीक है, तो ना तो पत्तियों के विषय में समझ के लिए और ना ही पत्तियों की ज्ञान में वृद्धि के लिए। हमने इसलिए क्या है कि वो उसे ऑब्जर्व करें और क्लासिफिकेशन स्किल यानी कि हमने उसके अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि के लिए उनसे कहा है। हम एक टीचर हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, हमने कहा कि आप पत्तियां जो हैं उनको अलग अलग कीजिए। तो हमने इसलिए कहा है कि उसके अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ईवीएस के एक टीचर होने के नाते हम अगर के बच्चों को गिरी हुई पत्तियों के आकार, आपाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश देंगे, तो ऐसी गतिविधि के द्वारा शिक्षक का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करें। अवलोकन से वैसे होता है कि आँखों से देखना। अवलोकन मतलब क्या होता है? आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली होती है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को क्या करता है? देखता है और जानकारी जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्राप्त करता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या फिर वर्गों में क्या कर देना? विभाजित कर देना। ठीक है, तो याद रखना अवलोकन का मतलब होता है आँखों से देखना, जहाँ स्वयं घटना स्थल पर जाकर उन आँखों से उसे देखा जाता है घटनाओं को। वहीं वर्गीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं और बिखरी हुई चीज़ों को उसकी विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों और वर्गों में विभाजित कर देना। ये दोनों भी याद रखना। नेक्स्ट है कि व्हाट कैन एन ईवीएस टीचर डू टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट एंड डेवलप अ पर्सपेक्टिव फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वे
पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक क्या कर सकता है? पहला है कि टीचर विल टेल अबाउट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेली लाइफ। शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधन की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ऑप्शन बी है, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और वस्तुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। टीचर विल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन फ्लोरा एंड फौना अराउंड देम। थर्ड है कि शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। टीचर विल शो नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। और चौथा है कि शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। टीचर विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रीज। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही आंसर चुनना है। पहला ABD, दूसरा है ABC, तीसरा है BCD, चौथा है ACD। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A, B और C। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को क्या करेगा? बताएगा। अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और पशुओं पर मानव के व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी उन्हें दिखाएगा। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों में जो पर्यावरण समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करे और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इन्वायरमेंटल इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जान सकें। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रैक्टिसेस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। यानी कि जो क्रियाकलाप आधारित अधिगम है उसके अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलाप का संपादन। ऑप्शन बी है रिवाइजिंग, पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन सी है प्लानिंग, योजना बनाना। ऑप्शन डी है रिफ्लेक्टिंग ऑन दी प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार यानी फिर मंथन करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है CADB, ऑप्शन बी है ABCD, ऑप्शन सी है CABD, ऑप्शन डी है DCAB। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा सही आंसर क्या है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्लानिंग होगा यानी कि योजना बनाई जाएगी। फिर हमारा क्या होगा? कंडक्टिंग दी एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप का संपादन होगा। फिर हमारा रिफ्लेक्टिंग ऑन दी प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार किया जाएगा। फिर पुनरावृत्ति करना यानी रिवाइजिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसी चीज़ की योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संपादन करेंगे, फिर उस पर चिंतन करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है, फिर प्रक्रम पर विचार यानी चिंतन किया जाता है, फिर पुनरावृत्ति की जाती है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम शिक्षण के कई तरीकों को एकीकृत करता है, जैसे कि प्रदर्शन, वार्तालाप, गतिविधि, विचार मंथन, परियोजना पद्धति, वाद विवाद आदि। ये स्वयं अधिगम की क्षमता विकसित करता है और खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन, ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का भी क्या करता है? विकास करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड नेचर्स ऑफ EBS, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पद्धति को प्रदर्शाती है? पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। दूसरा है किसी पर्यावरण की भाषा के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। और चौथा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ योजना बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि क्या क्या करना? विकसित करना। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, ड्राइंग इंसाइट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है कि किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, इनवाइटिंग एन एनवायरमेंटलिस्ट इन क्लासरूम फॉर अ स्पीच। तीसरा हमारा कह रहा है कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, इनवाइटिंग सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस फॉर अ स्पीच। और चौथा कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना, प्रिपेयरिंग डिफरेंट लेसन प्लान्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो पर्यावरण शिक्षा है उसकी अवधारणाओं में अंतर्दृष्टि विकसित करना पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। ईबीएस यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है, इसकी विषय वस्तु का व्यवस्थित रूप से संयोजित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के विषय कैसे होते हैं, एकीकृत होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक में मिले हुए होते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो छात्र हैं वे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी साइंस और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस को क्या करता है, विषयों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते। इसके अलावा उनके पाठ्यक्रम भी प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए सहजता प्रदान करता है, इसलिए मैं ये सबको एक में अच्छे से समझाना चाहिए। ये सब कह रहा है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव विद बीच रीडर हैव बीन इंक्लूडेड इन ईबीएस, यानी कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। आपने देखा था, हमने पहेली को सम्मिलित किया था, मिर्च वाली और जो काली मिर्च वाली पहेली आई थी पिछली प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको करवाया था 6 फरवरी को, उसमें भी करवाया था, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें अगर हम पहेली को सम्मिलित कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए है टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के मन में को भ्रमित करना। बिल्कुल गलत हो जाएगा। भ्रमित करने के लिए हम पहेलियाँ नहीं डालते, हम ये नहीं सोचते कि बच्चे हमारे भ्रमित हो जाएं, आंसर ना दे पाएँ, तो ये सब निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में बताना है। दूसरा है टू मेक देम प्ले, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। खेल खिलाना नहीं, खेल खेल में सिखाते हैं, पर सिर्फ खेल खिलाना ही नहीं होगा, खेल खेल में सिखाना होता तो कर सकते थे। थर्ड है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं को आनंदित होना, यानी टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड डिराइव प्लीजर फ्रॉम इट। नहीं, बच्चों को भ्रमित करके हम उनका आनंद उठाएं, इतने गंदे मास्टर तो हम भैया अभी नहीं बने हैं, ये भी नहीं होगा। चौथा है कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट। देखो लॉजिक आंसर है तो लॉजिक आंसर ही दिया जाएगा। इसने कह रहा है कि विद्यार्थियों में क्या करना, तर्क की क्षमता विकसित करना। बिल्कुल सही है, बच्चों के अंदर एबिलिटी विकसित करना, लॉजिकल। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर डी। देखो बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं पर बच्चों का खेल नहीं बनाते हैं, ना तो हम उनसे आनंद उठाते हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में जो पहेलियाँ होती हैं उनको सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में तर्क करने की क्षमता उसको हम विकसित करें। ईवीएस अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों का जो उपयोग है उसे करने से छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने में भी हमें मदद मिलती है। साथ ही खेल, पहेली प्रदर्शन, कलाकृतियाँ, फिल्म, पोस्टर, चार्ट, इन सब से भी ईवीएस कक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे बच्चे कह सके, उन्हें देख सके, उनसे अपने अनुभवों को अच्छे से साझा कर सके। ठीक है, और खेल के माध्यम से वो सीखते भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो रीमा एक हमारी टीचर है, किसकी, ईवीएस की। उसने क्या किया कि जितने भी उसके छात्र थे उन्होंने कहा कि आपके देश के जो विभिन्न विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में त्योहार उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उन पर जानकारी को एकत्र करो। ठीक है, और उन्हें प्रदर्शित करना क्लासरूम में। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? अगर आप हैं ईवीएस के टीचर तो आपने ऐसा क्यों किया है? ऑप्शन ए है कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, नो अबाउट द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल
फेस्टिवल इन द कंट्री। नहीं, हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि हम जाने त्योहारों के बारे में कौन पॉपुलर है, कौन सा सबसे अधिक, कौन सा कम है। इसके पीछे ये उद्देश्य तो सही नहीं है। दूसरा है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन आवर कंट्री। और तीसरा है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। ये भी नहीं होगा। हम सिर्फ इसलिए बच्चों को नहीं समझाएंगे कि हमें क्या बनाना है, हमें एक रिकॉर्ड बनाना है, तो निगेटिव में जाएगा। चौथा है कि विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। अच्छा है पर उतना अच्छा आंसर नहीं है। सबसे अच्छा आंसर हमारा ये दे रहा है कि हमारे देश में जो संस्कृति की विविधता है उसके विषय में विद्यार्थियों को क्या बनाए, संवेदनशील। उन्हें समझाएं कि हमारे देश में अनेकता में एकता है और हमारे अलग अलग जो त्यौहार होते हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं, यानी कि सबका अपना महत्व होता है, सबकी अपनी संस्कृति होती है, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन भी ही हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी सेम ही है कि जो रीमा है वो अपने विद्यार्थियों में अलग अलग तरह के त्योहारों के उत्सव के बारे में जानकारी एकत्र करने को कहती है, यानी कि वो उन्हें सेंसिटिव बनाना चाहती है और देश की संस्कृति के बारे में बताना चाहती है, क्योंकि घर देश की जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी अर्थव्यवस्था है, वो सब अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन भी अलग अलग होता है और हमारे देश में अनेकता में क्या होती है, एकता होती है। नेक्स्ट हमारा है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। यानी कि जो आदित्य है उसने अपनी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उस टीचर के साथ बैठ गया और उनसे कहा कि मैम हमें सिखाइए। तो चिकनी मिट्टी जो होती है उससे कई सारी चीज़ें उसने बनाना सीख लिया। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और अपने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकना मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया और एक भिन्न दृश्य बनाया। तो इस तरह अवसर किस बारे में प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस तरह का हमें किस चीज़ के लिए अवसर प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है कि टू स्टूडेंट टू डिस्प्ले देयर टैलेंट, यानी विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। हाँ, बहुत अच्छा है। दूसरा है जिससे कि वे अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, सो डैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटिशन्स। ये भी अच्छा है। थर्ड है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। बिल्कुल गलत बात है। जो इंस्टील कॉम्पिटिशन्स इन स्टूडेंट्स, नहीं, प्रतिद्वंदिता मन में नहीं बैठानी है। थर्ड वाला कट जाएगा। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी। हमने इसलिए सीखा है कि हम क्या करें, विद्यार्थियों में उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करें और उनकी क्षमता को जानें, ना कि उनकी प्रतिद्वंदिता को बैठाएं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही कहेगी कि जो आदित्य है वो एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ बैठे, यानी कि आदित्य एक जो टीचर है, ठीक है, ईवीएस का, वो अपने विद्यार्थी को साथ बैठे, उसने चिक्की मिट्टी से कई सारी चीज़ें बनाना सीखा है। तो वो चाहता है कि उसके बच्चे जो उनकी प्रतिभा है उसको बाहर निकालें और आपस में घुल मिल कर रहें और अच्छे से व्यवहार करें और अच्छे से इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता को बिल्कुल ज़्यादा विकसित नहीं करना चाहता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक्स इन ईवीएस डिफिकल्टीज टू टीच, व्हाट वुड यू डू एज ए टीचर। यानी कि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो अब शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला है कि मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, रिपीट द मेन पॉइंट्स। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, डू क्वेश्चनिंग विद स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है रीड इट एंड टीच इट, यानी उसे पढ़िए और पढ़ाइए। चौथा है कि समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे, यूज स्ट्रेटजी ऑफ टीम टीचिंग। यानी कि आप हैं, अपने खुद को ले मान लीजिए आप ईवीएस के टीचर हैं, आप कोई सब्जेक्ट मतलब कोई पढ़ा रहे हैं ईवीएस में कोई टॉपिक, तो आपको वो पढ़ाना नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, मुख्य बिंदुओं को बार बार दोहराएंगे कि विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगेंगे कि उसे पढ़ाइए और पढ़िए और पढ़ाइए, नहीं आप उसे पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे, या फिर समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे। सही आंसर इसमें माना जाएगा ऑप्शन डी। हम क्या कर सकते हैं, समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप ईवीएस के टीचर हैं, कोई विषय आपको पढ़ाना कठिन लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं टीचर के रूप में कि समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि समूह शिक्षण या टोली शिक्षण या सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई सारे टीचर्स होते हैं, वो मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का क्या लेते हैं उत्तरदायित्व, ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में जो आवश्यक शिक्षण परिवर्तन है वो लाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम सोपान में समूह शिक्षण की योजना तैयार की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एन ईबीएस एक्सिबिशन and EBS exhibitions were organized in Aarti's school. According to you, which of the following is the most appropriate objective? यानी आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, यानी सेटिस्फाई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बिल्कुल गलत बात है। हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि माता पिता को संतुष्ट करें। ठीक है, और हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करें, चैनलाइज क्रिएटिविटी इंस्टिकेट्स इन लर्नर्स। तीसरा है प्रधान अध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करें, प्लेस द प्रिंसिपल एंड कलीग्स। ये भी गलत है। चौथा है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण दे। ये भी गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यही हमारा पॉजिटिव लग रहा है कि विद्यार्थियों में क्या करें, रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करें। क्योंकि क्या होगा, हम विद्यार्थी और माता पिता को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रधानाध्यापक सहकर्मी को प्रसन्न करके करेंगे क्या? भावी पेशों को क्यों अभी छेड़ना, अभी तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति को ही विकसित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया गया है। आप खुद को मान लीजिए कि आपके विद्यालय में ईवीएस की प्रदर्शनी लगी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने बच्चों को क्या करें, रचनात्मक प्रवृत्ति उनमें विकसित करें। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंटल है उसकी सेफ्टी सही से बनी रहे, कैसे हम उसको अच्छे से संरक्षण कर सकें, उसके उपायों के बारे में बता सकें, विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन कर सकें और उनके विचारों को कई सारे अवसर भी प्रदान कर सकें, उनमें पर्यावरण का ज्ञान जागृत कर सकें और अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नए कार्यों के लिए भी अग्रसर उन्हें कर सकें। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ईवीएस डज नॉट डिपेंड अपॉन। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन ए है कि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, स्कूल इस फेलोशिप। ऑप्शन बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है बच्चों की आवश्यकताओं पर, यानी कि नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है कि बच्चों की पूर्व अधिगम अनुभवों पर, प्रेरक लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। ईवीएस में जो शिक्षण अधिगम के प्रक्रम की विधि होती है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर। ऑप्शन ए है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, कंडक्ट्स वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज़। हाँ, ये हो सकता है कि हम अभी जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपको और मज़ा आएगा। हम क्या करेंगे कि अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का उसमें संचालन करेंगे। सेकेंड है का अपने विषय पर अधिकार हो, हैज़ कमांड ऑन हिज हर सब्जेक्ट। तीसरा है कि विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दें, गिव्स होम असाइनमेंट्स आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। गलत हो जाएगा, गृह कार्य देने से इफेक्टिव कैसे बनेगा। चौथा है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें, टेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सबसे अच्छा हमारा यही है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही कह रही है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षक अपने विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ईवीएस का शिक्षक होने के नाते हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं कि कहानी और कविताओं से बच्चों को उनके साथ जोड़ें। ईवीएस पढ़ाएं कहानी और कविताओं के माध्यम से उन्हें अपने जो है उस जीवन से जोड़ने, वास्तविक जीवन से एक प्रभावी सीखने का माहौल प्रदान करें। भाषा की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे और अधिक रोचक बनाएं।
विविध संदर्भ में सीखने में सहायता करें और रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में भी मदद करें। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव। नेक्स्ट है ईवीएस टीचिंग शुड इंकरेज प्रोसेस स्किल्स विच आर द core of inquiry best hands on learning which of the following is not a skill। ईबीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए है डिटरमिनिंग, ऑप्शन ए है नियत करना, ऑप्शन बी है प्रेक्षण करना, ऑप्शन सी है पूर्व अनुमान लगाना और ऑप्शन डी है निष्कर्ष निकालना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियत करना। ये कौशल नहीं है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना ये तीनों कौशल हैं। ठीक है, ये भी है कि ईवीएस के जो शिक्षण है उसकी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम को घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो नियत करना एक कौशल नहीं होता है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ये सारे जो होते हैं ये इसके कौशल होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इन्वायरमेंटल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन। ऑप्शन बी है क्लास 2nd एंड 3rd, ऑप्शन बी है क्लास 3rd 4th एंड 5th, ऑप्शन सी है क्लास 6th एंड। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 3rd 4th एंड 5th। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर क्लास 3rd 4th और 5th में स्थान दिया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, तीसरा है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से और चौथा है कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करके। सबसे अच्छा यही लग रहा है, सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने ईवीएस के प्रीवियस ईयर की बात कर ली है, जो कि आज हमारा पूरा पेपर 15 क्वेश्चंस का कल करवाया था, 15 का आज करवाया है। देख लीजिए, सारे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।